प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार के इंजीनियर प्लस में। तो डियर, यहाँ पे मैं आज की इस सेशंस में बात करने वाला हूं। आज हमारा एक नया कोर्स है ना, जो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, ये आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो स्टार्ट होने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आगे और भी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, ये सब्जेक्ट आपका बीटेक 7 सेमेस्टर में पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप अपने लाइफ में अपने स्किल्स और नॉलेज के अलावा आप सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास नॉलेज है बहुत ज़्यादा, ठीक, आपके पास स्किल्स भी अच्छा खासा है, और आप मान लीजिए आपको डीएम बना दिया गया, और आप अगर डीएम बन गए तो डीएम बनने के बाद ये तो नहीं है कि जिसको मन की करेगा आपको उसको आप गाली दे दीजिएगा, नहीं ना। तो उस चीज को समझने और समझाने के लिए ही ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है कि आपका क्या कैपेबिलिटी है, आपका क्या रोल है सोसाइटी में, आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करेंगे, आप क्या सही कर रहे हैं, आपके लिए क्या सही है, आप लोगों के साथ सही कैसे कर सकते हैं, आप अपना आ, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बरकरार रखे हुए कोई काम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। कोई अगर आपको घूस देने आया है तो आप उससे कैसे बात करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर जो है आपको यहाँ पे बातें किया जाता है। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट्स है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, ये 2019 में आपका जो है सिलेबस में जोड़ा गया, क्योंकि आपको पता है कि 2018 में सिलेबस जो है चेंज किया गया था। ठीक है, और उसके बाद 2019 में ये सिलेबस जो है अपडेट किया गया, और अपडेट करने के बाद ये 7 सेमेस्टर में पढ़ाया गया। तो जो फर्स्ट बैच था जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाया गया था वो 2021 में पढ़ाया गया था, जो लोग 2022 में पास किए थे। ठीक है, उसके बाद 2023 और अपकमिंग जो भी सेमेस्टर्स हैं उसमें जो है पढ़ाया जा रहा है। आगे अगर सिलेबस चेंज होता है तो इट में भी ये डिफर कर सकता है या इस चीज को हटाया जा सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए आप मानकर चलिए कि आपका ये सिलेबस है और आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने आए हैं। इसका मतलब है कि आपका ये सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में है। ये मैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अदर देन बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और भी स्टेट के यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कहीं पे ये 8 सेमेस्टर में पढ़ने हैं, तो कहीं पे ये 6 सेमेस्टर में पढ़ने हैं, कहीं पे 7 सेमेस्टर में ही इसको पढ़ना है। तो अब डिपेंड करता है कि आपका किस सेमेस्टर में पढ़ना है और आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप अपना सिलेबस मैच कर लिए होंगे, उसके बाद ही आप हमारे इस कोर्स में इनरोल किए होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे साइड में मैंने सिलेबस भी मेंशन कर दिया ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो और आपको आगे पीछे पलटने की जरूरत नहीं है, सामने ही आपको सिलेबस नजर आ जाए। तो पहल मॉड्यूल 1A है ना, ये क्या है, मॉड्यूल 1 का पार्ट ए है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें आपका रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज क्या होता है,
स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्म्स वगैरह, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज कौन कौन से हैं, ओके, उसके रूल्स, उसके कब उसको सही माना गया, सर्टिफाइंग प्रोफेशनल्स एंड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शंस, क्लाइंट ऑनर डेवलपर्स, है ना, कंसल्टेंट, और उसका क्या रोल्स है, कॉन्ट्रैक्टर का क्या रोल होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो मॉड्यूल 1 के पार्ट ए है उसमें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस एक तरीके का बिहेवियर आपका है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या है? एक तरीके का बिहेवियर है कि आपका नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे आप सोसाइटी में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वही आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी फिलहाल तो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या मैं हर समय आपको पढ़ाता रहूंगा क्या? नहीं, मेरा भी पर्सनल लाइफ है, उसमें मेरे भाई हैं, मेरी बहन है ना, मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, तो मेरे फैमिली में और भी कई सारे लोग हैं। तो सबके साथ बोलने का, बात करने का तरीका अलग अलग होगा। जब मैं अपने बड़े भैया के पास जाऊंगा तो बड़े भैया के सामने सर झुकाकर प्यार से बात करूंगा, है ना, कुछ भी काम रहेगा तो उनको जो है मैं बताऊंगा, कोई डिसीजन लेना है तो उनसे जो है डिस्कस करूंगा, अपनी फीलिंग उनको जो है बताऊंगा, है ना। वही पिताजी के सामने जाकर बात करेंगे तो उनके पास जाकर बात करेंगे कि पापा मुझे ये काम है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं ऐसा काम करने वाला हूँ। मतलब अपने से बड़े लोगों के पास जाऊंगा तो एक प्रॉपर आदर और प्रॉपर बिहेवियर के साथ बात करूंगा, मतलब सही ढंग से बात करूंगा। वही अपने कलीग्स के साथ रहूंगा, मतलब अपने बैचमेट्स के साथ रहूंगा तो जो मन करेगा वो बोलूंगा, क्योंकि वो भी वही सुनना चाहता है, हम भी वही बोलना चाहते हैं। वही अगर अपने जूनियर्स के पास जाऊंगा तो उसको सजेस्ट करूंगा कि देखो मैंने ये गलतियां किया था, आप ये गलती मत करो, आप ऐसे काम करो, अच्छा तुम ये कर रहे हो तो इसको इस तरीके से करो, मतलब उसको सजेस्ट करूंगा, उसको अपडेट करूंगा कि तुमको ऐसे करना चाहिए। तो ये चीजें कैसे कब बता पाएंगे? जब हमारे पास उससे रिलेटेड नॉलेज स्किल्स होगा, तभी तो अपने सोसाइटी में उस चीज के बारे में बता सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है ये जनरली कोई यूनिवर्सिटीज या कोई कॉलेज में आपको बताया नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन ये न्यूली सब्जेक्ट ऐड किया गया है तो वो थोड़ी बहुत बताई जाती है। बट फिर भी ये सब्जेक्ट उतना एक इफेक्टिव तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ाई जानी चाहिए, उस तरीके से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाया जाता तो आप हमारे पास पढ़ने नहीं आते। अगर पढ़ाया जाता अच्छे तरीके से आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में, तो आप हमारे पास पढ़ने नहीं आते, आप वहीं से पढ़कर अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं। आप हमारे पास आए इसका मतलब यही है कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती है। बट ये यूनिवर्सिटी स्टडीज में एक पार्ट के तौर पे ऐड किया गया है तो आपका जरूरी भी है। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस आपका इंजीनियरिंग फील्ड्स में हो सकता है। इंजीनियरिंग फील्ड्स में अगर बात किया जाए, क्योंकि आप इंजीनियर्स ही बनेंगे अल्टीमेटली, जैसे कोई कंसल्टेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, प्लानिंग, डिजाइन, रिव्यू, completed phase of work in construction, alteration, repair, connections, private utilities, structure, building, machine, equipment, process, work, project, इन तमाम चीजों में आपका एक
प्रैक्टिस होता है। अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करने जाना है तो वहां पे आपका बोलने का तरीका अलग होगा, समझाने का तरीका अलग होगा, समझने का तरीका अलग होगा। अगर आप कोई इक्विपमेंट का डिजाइनिंग कर रहे हो तो डिजाइनिंग करते समय हर एक पॉइंट को आपको इलेबोरेट करना, उसको समझाना, बताना, तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस का मतलब सिंपली आप ये समझो कि आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स, अपने बॉसेस से कैसे बात करनी है, कैसे आपकी बिहेवियर रखनी है, वो आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस कहलाता है। ठीक है, ओके। तो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है ये प्रमोट करता है ऑटोनोमी, डिस्कशन मेकिंग एंड एबिलिटी टू क्रिटिकल थिंकिंग। एक क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अ स्टूडेंट प्रैक्टिस is also a part of certain academic study program, बट ये जरूरी नहीं है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कुछ सर्टेन एकेडमिक स्टडी प्रोग्राम है बट ये कंपलसरी और मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसको मैंडेटरी बनाना चाहिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी इंजीनियर्स का डिग्री लेकर निकले उसके पास अच्छा नॉलेज हो, समझ में आए और वो प्रॉपर प्रैक्टिसेस मतलब सोसाइटी में प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, मतलब एक क्रिटिकल थिंकिंग उसके पास होना चाहिए। इसेंशियल अगर एलिमेंट के बारे में बात किया जाए प्रोफेशनल बिहेवियर का, तो उसमें नॉलेज एंड स्किल्स। ऑब्वियसली अगर मान लो कि मेरे पास स्किल्स है इंजीनियरिंग फील्ड का, तभी तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अगर मेरे को नॉलेज रहेगा मेडिकल का तो मेडिकल का बताऊंगा, अगर मेरे को नॉलेज रहेगा फार्मेसी का तो फार्मेसी का बताऊंगा। तो जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड का आपके पास नॉलेज और स्किल्स आपको होना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशंस और रिलेशनशिप स्किल्स, वर्क इथिक्स, मोरल और इथिकल बिहेवियर, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड पैशन। ऑब्वियसली आपका एक पैशन भी होना चाहिए। आप इंजीनियरिंग तो कर लोगे है ना, इंजीनियरिंग का आपको डिग्री मिल जाएगा, लेकिन आपको अंदर पैशन ही नहीं रहेगा कि भाई हम इंजीनियरिंग फील्ड में काम करें, तो आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पे समझना है। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव माई प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मान लो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा कि कैसे आप जो है अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने का, जिसमें सबसे पहला आता है बी प्रोडक्टिव, यानी यूज योर टाइम प्रोडक्टिवली एट वर्क। डेवलप प्रोफेशनल इमेजेस, मतलब आप अपना इमेज ऐसा बनाइए कि आप प्रोफेशनल हैं। मतलब प्रोफेशनल है का मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो एज ए टीचर मैं अपना अस्तित्व आप लोगों के सामने रखा हूं, है ना, एज ए टीचर के तौर पे, एज ए सीनियर के तौर पे। वही अगर आप हमारे घर पे आइएगा तो आपके बड़े भैया नियत के जैसा मैं बिहेव करूंगा, लेकिन अगर आप हमसे पढ़ रहे हो एज ए टीचर के तौर पे बिहेव करूंगा। क्या? टेक इनिशिएटिव, कोई भी चीज आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा तभी वो पूरा होगा। मेंटेन इफेक्टिव वर्क हैबिट्स, मैनेज योर टाइम इफिशिएंटली, डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी एंड बी प्रॉब्लम सॉल्वर। और आपको प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनना होगा। तो ये 7 तरीकाएं हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर की। तो स्टेक होल्डर
वे व्यक्ति होते हैं जो किसी बिजनेस को अफेक्ट करता है या किसी बिजनेस से अफेक्ट होता है, तो वो स्टेक होल्डर कहलाता है ना। जो किसी बिजनेस को अफेक्ट करता है या फिर जो किसी बिजनेस से अफेक्ट होता है, या दोनों ही आपका स्टेक होल्डर कहलाता है। स्टेक होल्डर दो तरीके का होता है, एक इंटरनल स्टेक होल्डर और एक होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर यानी वैसा पर्सन और ग्रुप्स जो कि किसी कंपनी या प्रोजेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसमें मैनेजर, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, ये सभी जो है इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वैसे व्यक्ति या ग्रुप्स जो किसी कंपनी के साथ तब तक एसोसिएटेड होते हैं तब तक जब तक कि कोई टेंडर वगैरह लिया गया हो या कोई टेंडर दिया गया हो या कोई कस्टमर्स है, मतलब जिसका जैसा इंटरेस्ट है उसके अनुसार। तो जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है इसमें बैंक, लेंडर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे जो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कोई बिजनेस है तो उसको अफेक्ट करता है। अगर कस्टमर का डिमांड कुछ है तो उसके अनुसार जो कंपनी होगा वो काम करेगा। मतलब कस्टमर अगर इंटरेस्टेड नहीं हो रहेगा तो कंपनी काम नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा। बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये चीजें हैं। तो ये बिजनेस को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। बिजनेस को क्या कर रहा है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो है बिजनेस को अफेक्ट करता है, और जो इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं इससे। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से। अगर मान लीजिए कि कस्टमर का डिमांड नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय कम होगा, ऑब्वियसली शेयर होल्डर जो है बमकेगा, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, अपना कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रहा, तुम प्रोडक्ट सही से नहीं बना रहे हो। मतलब कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको समझना है। तो स्टेक होल्डर्स को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स और एक्सक्लूडेड स्टेक होल्डर्स। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में इंटरनल स्टेक होल्डर्स आता है, सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स में एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आता है, और एक्सक्लूडेड स्टेक होल्डर्स में वैसे जो ना तो कोई इम्पैक्ट करता है बिजनेस को या इकोनॉमी को, है ना, मतलब बिजनेस के इकोनॉमी को कोई इम्पैक्ट नहीं करता, जैसे कोई डिसइंटरेस्टेड पब्लिक है या चिल्ड्रेन है ना, जो कि जनरली कोई स्टेक होल्डर इसका नहीं होता है। क्या बच्चा लोगों को कोई कुछ पता थोड़े रहता है, या जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कैसे अफेक्ट कर रहेगा? नहीं ना अफेक्ट करेगा। जो परचेज कर रहा है वो अपना रिव्यू देगा, उसके बेसिस पे आपका होगा। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे समझना चाहिए। ओके, स्टेक होल्डर इंक्लूड करता है आपका इन्वेस्टर्स, ओनर्स, कम्युनिटीज, रेगुलेटर्स, पार्टनर्स, डीलर्स, लाइन मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, ये सभी जो है स्टेक होल्डर्स के पार्ट होते हैं। मतलब स्टेक होल्डर्स ये सभी होते हैं, है ना। कस्टमर भी स्टेक होल्डर्स होता है, जो कि टारगेट कस्टमर और कस्टमर इंटीमेसी, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। कस्टमर, many would argue that businesses exist to serve their customer। obviously मैक्सिमम जितने भी बिजनेसेस हैं, मैक्सिमम जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी का यानी सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस हो या प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का बिजनेस हो, वो कस्टमर्स को ही क्या करता है? सेवा, मतलब कस्टमर को सर्विस देने के लिए ही काम तो करता है ना, उसी को लिए तो काम कर रहा है, वो काम करेगा। यानी पैसेंजर्स ट्रेवलिंग ऑन एयरप्लेन laterally have lived
their lives in company's hands when flying with airline, है ना। मतलब सेफ्टी से जो भी पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है उसको जमीन पे लाना, फ्लाई करवा के ले जाना, तो ये किसके हाथ में है? कंपनी के हाथ में। अगर मान लो कि रिव्यू खराब आएगा तो फिर भाई उसी को दिक्कत होगा। इम्प्लॉयज जो किसी कंपनी में डायरेक्ट स्टेक होता है, यानी उस कंपनी के अंदर काम करता है और काम करने का वो पैसा लेता है ना, काम करने का वो पैसा लेता है, तो इम्प्लॉयज हो गया। ठीक है। इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स होता है और डेब्ट होल्डर्स होता है। शेयर होल्डर जो कैपिटल को बिजनेस में लगाता है एंड एक्सपेक्ट करता है कि कुछ प्रॉफिट ऑफ रिटर्न जो है उसे मिले। इन्वेस्टर्स आर शेयर होल्डर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर होता है। ठीक है। और डेब्ट होल्डर मतलब जो कर्ज एक में बुड़ा हुआ है, मतलब कर्ज में डूबा हुआ है, तो वही एक तरीके का होल्डर ही होगा, वो भी इन्वेस्टर्स होगा। भाई भाई मैं हम कर्ज में डूबे हुए, हमारा कंपनी तुम खरीद लो। ठीक है। जो इम्प्लॉइज होता है उसका हेल्थ और सेफ्टी को देखते हुए बिजनेस को करना पड़ता है। ठीक है। सप्लायर्स एंड वेंडर्स कोई गुड्स या सर्विसेज जो रॉ मटेरियल्स है ना, उसको, या कोई प्रोडक्ट है उसका कुछ कंपोनेंट कोई कंपनी बना रहा है, तो कंपोनेंट जैसे आप मान कर चलो कि आईफोन आईफोन का जो डिस्प्ले है वो कौन बनाता है? सैमसंग बनाता है। तो ये सैमसंग से क्या किया, सब सैमसंग सप्लाई किया आईफोन को कि लो भाई हम तुमको डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, बनाकर दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो आईफोन है ये एक टेंडर भी निकालेगा कि भाई देखो हमको जो है इतना क्वांटिटी में डिस्प्ले चाहिए, तो वो सैमसंग वाला कहेगा ठीक है, एग्रीमेंट कर लेते हैं और हम आपको इतना दिन में जो है आपको सप्लाई कर देंगे। कम्युनिटीज कम्युनिटीज भी एक मेजर स्टेक होल्डर्स होता है, जो कि लार्ज बिजनेस लोकेटेड होता है इन देम। दे आर इम्पैक्टेड वाइड रेंज ऑफ थिंग्स जैसे जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ और सेफ्टी, ये कम्युनिटीज। गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर्स होता है। आपको पता है कि कई सारे कंपनीज होते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट्स होती हैं, है ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जैसे आप जितने भी पीपीटी पीपीपी मॉडल पे आपका काम होता है, उसमें गवर्नमेंट का रोल भी होता है और प्राइवेट कंपनी का भी रोल होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका जो गवर्नमेंट है वो भी एक स्टेक होल्डर है। ठीक है। Government benefits from overall gross domestic product that companies contribute to. A stakeholder is anyone who has any type of a stake in business. Shareholder someone who uh, can share यानी stocks in business and thereby equity interest. जो शेयर होल्डर होता है वो उसका एक इंटरेस्ट होता है कि भाई हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमको इतना रिटर्न, मतलब एक रेट ऑफ रिटर्न जो है हमें मिलना चाहिए। ठीक है। तो वो शेयर होल्डर होता है। स्टेक होल्डर क्या होता है कि भाई हम काम कर रहे हैं, हमको पैसा मिलना चाहिए, हम जितना देर काम करें उतना हमको मिलना चाहिए, या हमको कोई सर्विसेज प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमारा आता है स्टेक होल्डर में। कई सारे गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो बिजनेस के पॉलिसीज, रूल्स और कोई भी बिजनेसेस को कैसे रेगुलेट करना है, कब टैक्स कलेक्ट करना है, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, ये सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं।
तो यहाँ पे 3 बॉडीज आपको जो है देखने को मिलेगा, एजेंसीज मेनली। पहला होता है गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी। ये क्या करता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज होता है, जैसे एक्सरसाइजिंग कस्टमर अथॉरिटी, है ना, मतलब जनरली ये ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट और सुपरवाइजरी करने का काम करता है। ठीक है, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, है ना, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये रेगुलेटरी बॉडीज है। गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज या एजेंसीज, तो वो जो लॉ को बनाता है। लॉ को क्यों बनाता है भाई, ताकि कोई भी बिजनेस हो उसको क्या किया जा सके, बेटर कंट्रोल, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल, उसको हाथ से बाहर जाने ना दिया जा सके, है ना। जैसे कोई अगर बिजनेस करते रहेगा और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा वो लेकर चला गया, लूट लिया एकदम पब्लिक को। क्या क्या, पब्लिक को एकदम लूट लिया, खा गया। तो वो चीज जो है यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, और तीसरा जो एजेंसीज है वो है गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर, जो कि इनकम टैक्स ऑफिस होता है ना, इनकम टैक्स ऑफिस। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन और टैक्सेशन अथॉरिटीज इज अ गवर्नमेंट एजेंसीज, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है और उसको कलेक्ट करना है भाई हमें, है ना। तो ये डिपेंड करता है ज्यूरिसडिक्शन पे, रेवेन्यू सर्विसेज के ऊपर, जो कि टैक्स कलेक्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि टैक्स का कितना इविजन हो रहा है, टैक्स की चोरी कहाँ पे हो रहा है, मतलब प्रॉपर ऑडिट जो है ये करता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं रेवेन्यू एजेंसीज के, उसको कमिश्नर या मिनिस्टर या सेक्रेटरी या डायरेक्टर आपके होते हैं। मतलब कमिश्नर होता है, मिनिस्ट्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं और सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स होते हैं। मतलब ये आपके चीफ एग्जीक्यूटिव्स आपके होते हैं रेवेन्यू एजेंसीज के। ओके, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स अगर बात किया जाए तो इन्वेस्टर्स का रोल क्या होता है, कैपिटल को इन्वेस्ट करना और कुछ एक्सपेक्ट करना कि भाई कुछ रिटर्न जो है हमें मिले, बेनिफिट मिले। कस्टमर का रोल क्या होता है, कस्टमर का रोल होता है कि जो उनका प्रोडक्ट वो प्राप्त किए, उस प्रोडक्ट का फीडबैक प्रोवाइड करे कंपनी को, ताकि कंपनी उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस करना चाहती है तो वो कर सके। एम्प्लॉयज का रोल क्या होता है, तो एम्प्लॉयज का रोल होता है कि भाई जो कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज का रोल होता है कि जो कस्टमर का डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए जो एक टाइमलाइन दिया जाता है कंपनी के ऑनर या बॉस के द्वारा, उसको फुलफिल करना और जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रॉपर एंगेजमेंट के साथ अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना। सप्लायर्स का रोल होता है कि जो भी नीड्स किसी कंपनी के द्वारा हमें बताया गया कि भाई हमें ये जरूरत है, तो उस चीज को सप्लाई करना। गवर्नमेंट का मेनली रोल होता है कि किसी भी कंपनी पे एक प्रॉपर रेगुलेटरीज बॉडीज के तौर पे लॉ एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करना, ताकि कंपनी एक प्रॉपर डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चले। कम्युनिटीज का रोल होता है आपका कि जो भी सिटीजन्स है उनको क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें। कंपटीटर्स का मेन रोल ये होता है कि उसके जैसा काम करने वाले और जितने भी कंपनीज है उसका कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, हम उसके उपलक्ष्य में कौन सा प्रोडक्ट ला सकते हैं कि हमारा ये बिकेगा, तो ये रोल होता है। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज, इसका रोल होता है कि अगर कोई कंपनीज बना और उस कंपनीज के द्वारा कुछ इलीगल काम किए जा रहे हैं,
जो कि गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है, या गवर्नमेंट को पता चल रहा है तो गवर्नमेंट जो है उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहा है। तो इन सभी चीजों को करना, समझना, उसके लिए जो है यहाँ पे एनजीओज हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाना। मीडिया का रोल होता है कि जो भी कंपनीज है उसके रिपुटेशन को बनाए रखना, इमेज को बनाए रखना, ताकि पब्लिक में उसका नाम हो, और अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत का भी जो है साथ दिया जाए। इस तरीके से क्रेडिटर्स, लेंडर्स, पार्टनर्स और बोर्ड डायरेक्टर्स, इन सभी का भी जो है एक प्रॉपर रोल होता है। मतलब डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव का रोल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। पार्टनर्स का भी रोल होता है एक प्रॉपर अलायंस बनाने के लिए, ताकि एक कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। क्रेडिटर्स और लेंडर्स का रोल होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपर, मतलब लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर तरीके से जो है चल सके। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। बाकी अगर कोई और सवाल रहता है तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताइए, बिल्कुल आपकी जो है हेल्प की जाएगी, और आपके हेल्प के लिए ही तो है। बाकी कंटिन्यू करते करेंगे हम लोग आगे और भी वीडियोस में। ओके, थैंक यू।